सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर भगवत सिंह राय, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशलॉजी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय इंदौर से हूँ। आज हम एमए थर्ड सेमेस्टर का प्रश्न पत्र समाजशास्त्र का सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य की सेकेंड यूनिट के टॉपिक रैडक्लिफ ब्राउन का सामाजिक संरचना के सिद्धांत पर हम चर्चा करेंगे। रैडक्लिफ ब्राउन के सामाजिक संरचना संबंधी सिद्धांत को समझने से पहले रैडक्लिफ ब्राउन के बारे में हमको जानना आवश्यक है। रैडक्लिफ ब्राउन ब्रिटिश सामाजिक मानवशास्त्री थे। इनका जन्म 1881 में बर्मिंघम में हुआ था। इनका पूरा नाम अल्फ्रेड रेजिनाल्ड रैडक्लिफ ब्राउन है। यह अपने सामाजिक संरचना संबंधी विचारों के लिए जाने जाते हैं। रैडक्लिफ ब्राउन समाजशास्त्री WHR रिवर्स के शिष्य थे। यह दुर्खीम के विचारों से भी प्रभावित थे। इन्होंने अपने अध्ययन में तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य को अपनाया है और भारत से भी इनका रिश्ता रहा है। ब्रिटिश शासन ने भारत के अंडमान जनजातियों का अध्ययन करने के लिए इन्हें फेलोशिप प्रदान की थी। इसी क्रम में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रीका की जनजातियों का अध्ययन किया और अपने सामाजिक संरचना संबंधी सिद्धांत को विकसित किया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं द अंडमान आइसलैंडर, द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स, अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। इन्हीं कृतियों में इन्होंने अपने सामाजिक संरचना संबंधी सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की है। रैडक्लिफ ब्राउन की सामाजिक संरचना संबंधी सिद्धांत को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सामाजिक संरचना क्या होती है। सामाजिक संरचना से भी पहले हम जानते हैं कि संरचना क्या होती है। प्रत्येक भौतिक वस्तु की एक संरचना होती है, जैसे कि मकान की संरचना, घड़ी की संरचना, मोबाइल की संरचना, पेन की संरचना। यह संरचना कई इकाइयों या तत्वों से मिलकर बनी होती है। ये इकाइयाँ परस्पर व्यवस्थित रूप से संबंधित होती हैं तथा इन इकाइयों में स्थिरता पाई जाती है। इसे हम मानव शरीर की संरचना के उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। हम देखते हैं कि मानव शरीर की संरचना का जो निर्माण होता है हाथ, पैर, आँख, नाक, कान से होता है और ये जो सभी इकाइयां हैं परस्पर अपने स्थान पर स्थित रहते हुए व्यवस्थित रूप से संबंधित रहती हैं। उसी प्रकार समाज की भी अपनी एक संरचना होती है जो कि कई इकाइयों से मिलकर बनी होती है। इसमें परिवार, संस्थाओं, समूहों, प्रतिमानित संबंधों, मूल्यों, स्थिति, भूमिकाओं, धर्म, संस्कृति, विवाह, नातेदारी आदि से सामाजिक संरचना बनती है। और सामाजिक संरचना की ये सभी इकाइयाँ अपने स्थान पर स्थिर रहते हुए पारस्परिक रूप से संबंधित होती हैं। अब रैडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सामाजिक संरचना के अंग मनुष्य ही हैं और स्वयं संरचना संस्था द्वारा परिभाषित तथा नियमित संबंधों के अंतर्गत व्यक्तियों का व्यवस्थित रूप या क्रमबद्धता है। 1952 में रैडक्लिफ ब्राउन ने इस परिभाषा में कुछ संशोधन किया कि सावयव ऑर्गेनिज्म शरीर के रूप में नहीं अपितु सामाजिक संरचना के अंतर्गत स्थितियों पर आसीन रहने वाले मनुष्यों से ही सामाजिक संरचना बनती है। रैडक्लिफ ब्राउन की परिभाषा से स्पष्ट है कि सामाजिक संरचना के अंतर्गत मनुष्य सामाजिक संबंधों का निर्माण करता है, उससे विभिन्न स्थितियां प्राप्त होती हैं और ये जो संबंध हैं संस्थाओं द्वारा नियमित होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने परिवार से, मित्र समूह से, पड़ोस से, व्यावसायिक समूह से किस प्रकार के संबंध रखेंगे ये हमारी संस्थाएं ही तय करती हैं। संस्थागत रूप से परिभाषित व नियमित संबंध व्यक्ति को एक दूसरे से संयुक्त करते हैं। इसके फलस्वरूप समाज के सदस्य जिस प्रतिमान का निर्माण करते हैं उसे हम समाज की संरचना कहते हैं। रैडक्लिफ ब्राउन ने ऑस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका के जनजाति समाजों का उदाहरण प्रस्तुत किया है और बताया है कि इन समाजों में नातेदारी व्यवस्था संस्थागत संबंधों की ही अभिव्यक्ति है। ये संबंध एक विशिष्ट ढंग से नातेदारों को एक दूसरे से संयुक्त करते हैं और एक निश्चित स्थिति प्रदान करते हैं। इन स्थितियों पर विराजमान यह नातेदार सम्मिलित रूप से जिस प्रतिमान का निर्माण करते हैं
उसे नातेदारी संरचना कहते हैं। यही ढंग या क्रमबद्धता जीवन के अन्य क्षेत्रों में देखने को मिलती है। रैडक्लिफ ब्राउन ने एक और उदाहरण दिया है विवाह संस्था का कि दक्षिण अफ्रीका की थोंगा और बांटू जनजातियों में वधू मूल्य के रूप में ढोर, जिसे लबोला कहा जाता है, देने की प्रथा है। लबोला की जो प्रथा है उसमें स्त्री को संपत्ति और उपहार मिलते हैं, इस पर स्त्री का अधिकार होते हैं। लबोला की यह प्रथा सभी नातेदारों को एक दूसरे से संयुक्त करती है। संयुक्त कैसे करती है कि लबोला को एकत्रित करने में सिर्फ एक ही परिवार के सदस्य ही नहीं होते, वरन अन्य निकट रिश्तेदार भी इस लबोला को एकत्रित करने में सहयोग करते हैं। इस प्रकार विवाह के द्वारा केवल दो परिवारों आपस में नहीं जुड़ते हैं, बल्कि उनके बीच सामाजिक और आर्थिक सहयोग भी विकसित हो जाता है। लबोला की प्रथा सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न लोगों को कुछ विशेष परिस्थितियां प्रदान करती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, कुछ विशेष परिस्थितियां प्रदान करती है और एक विशिष्ट ढंग से भी व्यवस्थित करती है इन परिस्थितियों को। यह व्यवस्था जिस प्रतिमान का निर्माण करती है वह है सामाजिक संरचना की ही एक उपसंरचना होती है, जिसकी इकाई या अंग स्वयं संरचना के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक प्रतिमानों पर आसीन स्वयं मनुष्य ही हैं। रैडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना के एक और पहलू पर चर्चा की है। वह कहते हैं कि सामाजिक संरचना गतिशील निरंतरता है, और इस बात को स्पष्ट करने के लिए ब्राउन ने सामाजिक संरचना की सावयवी संरचना से तुलना करते हुए इन दोनों में समानता को स्पष्ट किया है। यहाँ दो चीज़ें हैं, सामाजिक संरचना को गतिशील निरंतरता मानते हैं और सामाजिक संरचना की तुलना सावयवी संरचना से करते हैं। वह कहते हैं कि सामाजिक संरचना एक मकान की संरचना की तरह स्थिर नहीं है, अपितु मनुष्य के शारीरिक ढांचे की भांति एक गतिशील निरंतरता है। मनुष्य के संपूर्ण जीवन काल में जन्म से मृत्यु तक प्रकृति उसके शारीरिक ढांचे में कुछ न कुछ निरंतर परिवर्तन करती रहती है। इस परिवर्तन का अर्थ इन अंगों के निरंतर होने वाले विनाश या विकास से है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है और विनाश होता है, इसका तात्पर्य यही हुआ कि संरचना स्वयं तो स्थायी है, परंतु उसके अंतर्गत वस्तुओं में परिवर्तन होता रहता है। यही बात सामाजिक संरचना के संबंध में सत्य है। सामाजिक संरचना मनुष्यों से बनती है। यह संरचना स्वयं तो स्थायी है, पर इसके अंतर्गत मनुष्य अमर है, ऐसी बात नहीं है। उनमें भी विकास, विनाश या परिवर्तन निरंतर होता रहता है। समाज में नए सदस्यों का जन्म होता है। प्रवास के माध्यम से समाज के सदस्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, एक समुदाय को छोड़कर दूसरे समुदाय में बस जाते हैं। उसी प्रकार विवाह विच्छेद भी दोनों होते हैं। सामाजिक संरचना, इस सामाजिक गतिशीलता और निरंतरता को स्पष्ट करने के लिए रैडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना के दो मुख्य स्वरूपों का उल्लेख किया है, सामान्य सामाजिक संरचना और वास्तविक सामाजिक संरचना। हम देखते हैं कि सामान्य सामाजिक संरचना का निर्माण सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक मूल्यों तथा सामाजिक प्रतिमानों से होता है। इसमें एक लंबी अवधि तक कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा किसी न किसी रूप में इनकी निरंतरता बनी रहती है। दूसरी जो संरचना है वास्तविक संरचना, इसमें व्यक्तियों के जन्म, मृत्यु, विवाह विच्छेद, प्रवास के कारण सदैव कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण के लिए कोविड-19 के संक्रमण के कारण हम देखते हैं कि हमारी समाज की संरचना में परिवर्तन आया, माइग्रेशन हुआ, रिवर्स माइग्रेशन हुआ, ग्रामीणीकरण की प्रक्रिया बढ़ी, इससे हमारी सामाजिक संरचना में परिवर्तन आया है। इस प्रकार वास्तविक सामाजिक संरचना परिवर्तन पैदा करती है, जबकि सामान्य सामाजिक संरचना का रूप बहुत कुछ पहले की तरह स्थिर रहता है। फलस्वरूप सामाजिक संरचना में परिवर्तन होने के बाद भी यह पूर्णतः नहीं बदल पाती है, बल्कि इसका निर्माण करने वाले अंगों और विशेषताओं में एक विशेष निरंतरता देखने को मिलती है। इसके साथ ही प्रोफेसर रैडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना के दो महत्वपूर्ण एवं अंततः
संबंधित पहलुओं पर चर्चा की है। प्रथम सामाजिक आकृति विज्ञान और द्वितीय सामाजिक क्रिया विज्ञान। प्रथम का संबंध सामाजिक व्यवस्था के संरचनात्मक पहलुओं से है, जबकि दूसरे पहलू का संबंध सामाजिक व्यवस्था के क्रियात्मक पक्षों से है। रैडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना के एक और पक्ष पर विचार किया है। रैडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि सामाजिक संरचना स्थानीय पहलू, सामाजिक संरचना स्थानीयता से भी प्रभावित होती है। प्रत्येक समाज की एक संरचना होती है जो कि दूसरे समाजों से भिन्न होती है। विभिन्न स्थानों की सांस्कृतिक, राजनीतिक दशा एवं भौगोलिक परिस्थितियों में अंतर पाया जाता है, अतः सामाजिक संरचना भी इनसे प्रभावित होने के कारण भिन्न होती है। एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि ग्रामीण समाज की संरचना अलग होती है, नगरीय समाज की संरचना अलग होती है, जनजातीय समाज की संरचना अलग होती है। ब्राउन ने लिखा है कि अगर हम दो समाजों की सामाजिक संरचना का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं तो आवश्यक है कि दोनों ही संरचनाओं के स्थानीय पक्षों पर विचार कर लें। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्राउन ने सामाजिक संरचना के विभिन्न पक्षों को बहुत व्यवस्थित रूप से स्पष्ट किया है। उन्होंने सामाजिक संरचनाओं को एक ऐसी प्राथमिक अवधारणा के रूप में स्वीकार किया है कि जिसके बिना सामाजिक व्यक्तित्व, सामाजिक प्रक्रियाओं को नहीं समझा जा सकता है। इसके बाद भी अनेक विद्वान ब्राउन के कुछ विचारों से सहमत नहीं हैं। कुछ विचारों से सहमत नहीं हैं। कुछ विचारों ने ब्राउन के विचारों की आलोचना की है। समाजशास्त्री फर्थ लिखते हैं कि सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा को मिला दिया है और इनके बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं किया है। लिंटन कहते हैं कि सामाजिक संरचना को ही संपूर्णता मान लिया गया है, जो कि एक गलत दृष्टिकोण है। लोबी कहते हैं कि सामाजिक संरचना में संस्कृति को महत्व नहीं दिया गया है, क्योंकि प्रत्येक समाज की संरचना सांस्कृतिक विशेषताओं से भी प्रभावित होती है। इसमें सरल और छोटे समुदायों का ही अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन आज के जटिल और परिवर्तनशील समाजों का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद भी, इस आलोचना के बाद भी हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना की विवेचना में व्यक्तियों, उनके पारस्परिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं को विशेष महत्व देकर इस अवधारणाओं को ब्राउन ने अधिक व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया है। इसलिए जब भी हम सामाजिक संरचना का अध्ययन करना चाहेंगे, सामाजिक संरचना की विवेचना करना चाहेंगे, तो ब्राउन के विचारों को समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। धन्यवाद। थैंक यू।